TY बीकॉम TY बीकॉम शुरू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि इजी है। अभी टारगेट तो वही है कि सर इजी चीज़ सिखा दो। ओके, कुछ लोगों ने मैसेज किया था सर सिखाओ, थोड़े वीडियो डालो एक। ओके, मैं बोला चलो डाल देते हैं, वरना आप लोग की कमेंट ना आए तब तक मैं डालने वाला नहीं था। बट कुछ तो होते हैं जिनको ज़रूरत होती है और मैं एक के लिए भी हूँ तो ये कर रहा हूँ। तो रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। देख रहे हैं हम लोग कि आजकल डॉलर का जो रेट है कंटिन्यूस बढ़ रहा है, रुपी का रेट कंटिन्यूस घट रहा है, पर नो डाउट बोला जा रहा है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, द रेट इज वेरी वेल, इंडियन रुपी एकदम ठीक है, जरा भी कुछ नहीं है, ठीक है। बट देन हु डिसाइड्स दिस? ओके, सेंट्रल बैंक जो है कोई भी देश की मेन बैंक, जैसे इंडिया में क्या है आरबीआई। आप लोग 11th से या फिर 9th स्टैंडर्ड से, 9th में इकोनॉमिक्स आया था तब से सीखते आए हो, बट कोविड बीविड ये सब था तो मे बी देर इज अ चांस के दिमाग में नहीं गया हो। बट सेंट्रल बैंक इज समथिंग विच कंट्रोल्स द बैंकिंग सेक्टर ऑफ एनी कंट्री। और इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी? अपनी आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करती क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या जैसे स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक है, आईडीबीआई है, आपके पास से डिपॉजिट लेती है और आपको लोन देती है, क्या आरबीआई ये करती है? नहीं। बी वेरी फर्म कि आरबीआई कभी भी ये नहीं, या कोई भी देश की कोई भी सेंट्रल बैंक ये कभी करती नहीं है। अब इंडिया में सेंट्रल बैंक नाम की एक बैंक है, कमर्शियल बैंक, उसको आप कंफ्यूज मत करना, दैट इज अ कमर्शियल बैंक, वो आपके साथ डील करती है। लेकिन जो देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई है वो कभी भी कस्टमर के साथ डील करती नहीं है, वो बैंक्स के लिए रूल बनाती है। ओके, सो इंटरनेशनल जो करेंसी के एक्सचेंज रेट्स है वो डिसाइड करने के लिए कोई भी देश की सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, दैट इज द वेरी स्मॉल एंड सिंपल जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक। प्यार से बात कर, द वर्ल्ड हैज एक्सपीरियंस टू मेजर एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 19th सेंचुरी, ब्रॉडली कॉल्ड फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स कैपिटल रोज चेंज होता है क्या? नहीं, एक ही बार डाल दिया। तो फिक्स रेट इज फिक्स, पहले से एग्रीड है कि भाई हम इसी रेट पे एक्सचेंज करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, राइट? हियर द रेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बट फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग वर्किंग कैपिटल चेंज होते क्या, राइट? उसी तरह से रेट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एंड डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दिस टू सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हैज ऑपरेटिंग अंडर gold standards and Bretton Woods, that is IMF gold exchange rate system. Between the two world wars, आपको पता है, और हम तीसरे वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़े हैं, बट टचवुड देयर आर मेनी इंटरनेशनल बॉडीज हु आर कंट्रोलिंग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो पूरी वाट लगेगी, बहुत सत्यानाश होगा। ओके, दैट अटेम्प्ट्स बाय सम कंट्रीज आर टू रिस्टोर गोल्ड स्टैंडर्ड्स प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। There was virtually a chaos as each country adopted a system as per its requirement. आप देख रहे होंगे कि सोना बेचा, सोना खरीदा, देश के पास कितना सोना रिजर्व्ड है उसके ऊपर उसका एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। ओके, क्रेडिट लेने वाले मंत्री बहुत आएंगे, क्रेडिट देने वाले मंत्री कोई नहीं होंगे, बट इसमें पीसा जाता है आम इंसान। ओके, गोल्ड इज समथिंग विच डिसाइड्स योर एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट जैसे कि गोल्ड का स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटेड अराउंड 1880 to beginning of the World War I in 1914. Attempts to restore it after World War I were not successful and completely failed in 1931 during Great Depression. Under the gold standard, currency was either in gold or fully convertible in gold at the central bank of the country. Mint power of the exchange. जितना सोना आपके पास है उतनी करेंसी आप छाप सकते हो। Exchange rate between two countries under the gold standard was determined by the gold content of respective currencies of two countries. The system is called mint par exchange. जैसे मैंने क्या कहा, जितना सोना है उतनी करेंसी छाप सकते हो। Suppose India and England are under gold standard with Indian rupee of 0.01 gram. चालू है माइक। Okay, 001 grams of gold contain and England's of pound 0.10 grams of gold. The exchange between Indian rupee and pound is 100. और डिवाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। If the Indian price of 1 gram gold was 2,500, okay, and the England it is 25 pounds, then the value is 2,500 upon 25 यानी कि 100 रुपीज, तो 1 पाउंड यानी कि 100 रुपया। डन।
द अबाव एक्सचेंज रेट, इसी तरह से आप डॉलर के साथ भी देख सकते हो, अलग अलग करेंसीज के साथ देख सकते हो। तो अब अगर इतना समझ में आ गया तो आगे के एग्जांपल्स आप इजीली समझ पाओगे। अब नो डाउट मार्केट कंडीशंस है उसके हिसाब से भी मैटर करेगा। गोल्ड का रिजर्व्स कितना है, गोल्ड का आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, स्टॉक्स कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करने वाला है। इफ योर इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, ऑब्वियसली लो हो जाएगी वो करेंसी, राइट। गोल्ड एक्सचेंज या आईएमएफ डॉलर स्टैंडर्ड, तो एक डॉलर पहले से एक एक्सचेंज रेट पहले से फिक्स किया जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ आप लोग सीख चुके हो, पढ़ चुके हो बहुत बार। एस्टैब्लिश इन 1944 अंडर ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, दैट इज न्यूज एम्पायर यूएसए, where 44 countries including USA and UK attended. It established a fixed exchange rate system through gold exchange standard. IMF started operating on 1st March 1947 with 30 members. As on 31st March 2017, 189 countries are the members of IMF. Under IMF यानी कि ब्रिटन वुड्स, US डॉलर was accepted as an international reserve currency. आप देखते हो, जानते हो कि हर एक चीज, हर कंट्री आजकल किसको फॉलो कर रही है, डॉलर को, बड़ा। अब अपनी तो होने वाली थी, बड़ा मेन कहां तक पहुंच गई आप लोग जान ही रहे हो। एक याद रखना, करेंसी का रेट एक के सामने जितना ज्यादा दूसरा करेंसी जाता है उतनी उसकी वैल्यू लो कहलाती है। एक डॉलर के सामने पहले 60 रुपया जा रहा था 12 साल पहले, अब जा रहा है 95 रुपीज, 94.80 कल का ही रेट था कुछ, ओके। तो उतना रुपी का वैल्यू कम हो रहा है। सिंपल सा है कि पहले जब आप एक मुट्ठी चावल लेते थे, एक मुट्ठी गेहूं देते थे, अब एक मुट्ठी चावल ही आ रहा है लेकिन आप 1.5 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गेहूं दे रहे हो, तो यू आर एट लॉस। इट्स नॉट इंक्रीज इन वैल्यू, इट्स डिक्रीज इन वैल्यू, ओके। इंटरनेशनल रिजर्व्स तो उस पर डिपेंड करते हैं आपके एक्सचेंज रेट। ये हुआ फिक्स्ड में ए और बी, ओके। देन और आगे अगर बढ़ने जाए तो अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो भी चलेगा, डजंट मीन के एकदम ही डीपली जाओगे तो ही समझ में आएगा। आई गेस कि उतना ही पूछा जाएगा। आई वंस अगेन रिपीट कि मोस्ट ऑफ द पेपर्स विल बी इजी। आप लोग लास्ट हो जो नॉन एनईपी वाले हो, ओके। अगले साल से टीवाई में एनईपी आएगा तो शायद यूनिवर्सिटी यही सोचे कि पापा इजी से इजी पेपर सेट, या इजी नहीं बट एटलीस्ट उतना तो सेट करो कि बच्चा 40 स्कोर कर सके, ओके। तो इसके ऊपर बस ऊपर ऊपर नजर मार लेना, आई गेस काफी रहेगा, बट उन दोनों को अच्छे से करना। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एज द नेम इंडिकेट्स, फ्लोटिंग बोले तो फिक्स रहेगा या चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, तैरने वाला ऐसे नहीं रहता ना, मूव होते रहता है, राइट। तो हियर द एक्सचेंज रेट विल मूव, किसके बेस पे मूव करेगा, ट्रेड, यस, डिमांड, yes, supply, yes, the need or the urgency or the emergency situations, yes, at times weather conditions, देखते हैं। चलो पहले से फिक्स होगा ये सब चीजें, ओके, डिसाइडेड होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फ्लोटिंग एक्सचेंज और फ्लक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट systems has its different variants. They have emerged after the collapse of fixed exchange or dollar exchange rate in 1973. फ्री फ्लोट और क्लीन फ्लोट, फ्री बोले तो आओ जब अपना करे, राइट। इट इज अ सिस्टम इन वन अंडर विच, कहाँ गया, हाँ, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई, जैसे पहले ही बताया। सी एवरीथिंग्स आर वेरी लॉजिकल, यू जस्ट नीड टू थिंक, अपने आप को उस सिचुएशन पे, उस कंसेप्ट पे रखो, दिमाग अपने आप चलेगा, ओके। एंड सप्लाई विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लीन फ्लोट। डर्टी फ्लोट नेचुरल होगा या कुछ इंटेंशन के साथ होगा, अपना फायदा कैसे होगा उसके हिसाब से हम रेट डिसाइड करेंगे। पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है, बराबर, मनमानी होगी। देखो, इट इज सिस्टम टेक्स प्लेस व्हेन द गवर्नमेंट इंटरवीन्स डेलिबरेटली टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट, स्पेशली टू डेप्रिसिएट द करेंसी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। Such a situation arises when rules of interventions are not spelled out precisely. Crawling पे, crawling मतलब रेंगना, तो फास्ट होगा या स्लो होगा, स्लो होगा। दिस सिस्टम्स अलाउ द पार वैल्यू टू चेंज बाय स्मॉल प्री अनाउंस अमाउंट, प्री अनाउंस मतलब पहले से डिसाइडेड,
or percentages at frequent and specified intervals of 1 or 2 months till the equilibrium rate is reached. For example, if a country's currency requires a devalue of 10%, it would be devalued by 2% at a time, once a month, or 2% in 2 months instead of 10% at a time. Okay? Free float versus managed float. कौन अच्छा? Depends. Situation क्या है कोई इकोनॉमी की, किसी कंट्री की, उसके ऊपर. The country adopts a flexible rate exchange rate have either allowed their currency to have free float in the market or retain the certain control it in order to manage the exchange rate as per the national interest. जैसे मैंने कहा, depends. Thus we have countries with free float but intervention may take place in rare emergency situation. जैसे मैंने बताया कि आपके पास ट्रेड ब्लॉक्स है, एशियन है, ओपेक है, सेम कंट्रीज जो साउथ ईस्ट सार्क है, वो एक दूसरे के साथ फ्री फ्लोट रख सकते हैं. देखा भी था हमने, है ना, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह था सब चीजें, तो वो लोग एक्सचेंज रेट में भी अपने आप को फ्री रख सकते हैं. लेकिन इतना फ्री होगा कि साला मैं कंगाल हो रहा हूं, तो गवर्नमेंट को बीच में टांग अड़ानी पड़ेगी. Thus we have countries with free float but intervention may take place in rare emergency situation. Other have a floating system managed by the monetary authorities, making the system a managed float. Managed float क्या है? managed float नाम से ही पता चल रहा है, it's pure planned. इतना 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 करते जाएंगे so that हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे. Okay? Most of the countries have now opted for flexible exchange rate. Developing countries which were under IMF followed the Bretton Woods system till 1971. Thereafter, they too, like the advanced countries, gave up the dollar exchange rate and allowed the market forces to determine the exchange rate. However, to minimize the disadvantage of floating exchange rate, most of the developing countries have gone for a managed float or managed flexible exchange rate. रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या करेगी? पूरा सेंट्रल बैंक ही गेम करने वाली है. ओके, गोल्ड रिजर्व वही रखने वाली है, वही डिसाइड करने वाली है कि काम कैसे चलेगा. ओके, तो इन्फ्लुएंस डिमांड एंड सप्लाई, एक्सचेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, कभी आपके एक्सपोर्ट पे रोक नहीं डालती गवर्नमेंट. क्यों? जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतना फॉरेन करेंसी आएगा, जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा उतना मेरा एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा. इंपोर्ट पे कोटाज है, इंपोर्ट पे टैरिफ्स है, इंपोर्ट पे आपको चार्जेस है. क्यों? जितना आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे उतना अपना लोकल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी बाहर जाएगा, देश पे कर्जा होगा, उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. लॉजिकल, राइट? रोल ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर मैनेज फ्लोट. मैनेज फ्लोट में तो और उनका रोल अच्छा हो जाएगा. ये लॉजिकल है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. The important reasons of central bank intervention to manage the exchange rate are ability to produce more appropriate rate, बराबर, to mitigate cost of overvalued or undervalued exchange rate, to smoothen the economic adjustment process. Intervention is also preferred by many countries in emergency situation. पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, डोंट वरी. टैरिफ्स अगर ज्यादा लग रहे तो टैरिफ कम करने के लिए कुछ कंट्रीज आपको टैरिफ जबरदस्ती लगाएगी, बराबर, तो उनकी नाक दबाना भी जरूरी होता है. बट अफसोस कभी कभी नहीं दबाई जाती क्योंकि हमारे पर्सनल फायदे भी होते हैं. नेता नेता एक दूसरे के फ्रेंड हो जाए तो पब्लिक मरती है, नेता नेता दुश्मन हो जाए तो भी पब्लिक मरती है. नेता ने किसके लिए काम करना चाहिए? सिर्फ उसकी देश की जनता की भले के लिए. उसके लिए आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखो, फ्रेंडली रिलेशंस रखो, एनिमी रिलेशंस रखो, बट रखो तो रखो. अपने पर्सनल फायदे के लिए मैं मेरे दुश्मनों को दोस्त बना लूं या दोस्तों के लिए डिप्लोमेटिक हो जाऊं तो प्रॉब्लम है. डिप्लोमेटिक मतलब ना इसका ना उसका, बराबर. जवाब ऐसे दे दो कि आप फंसो भी नहीं और आप हंसो भी नहीं, वैसे तो लोचा है, बराबर. हर देश के नेता ने ये सोचना चाहिए मेरी जनता का भला कैसे हो, उसके लिए कभी मुझे बुरा बनना पड़े बनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. अंडर द अनस्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन क्या है ये? अच्छा, ये एक चीज रह गई, ऊपर हेडिंग थी. द सेंट्रल बैंक्स, उनका 2 टाइप्स का है. अंडर द अनस्टेरलाइज इंटरवेंशन, स्टेरलाइज करना मतलब डॉक्टर जब सुई लगाते तो पहले गर्म करते, फिर कुछ भी काटना हो तो पहले गर्म करते, फिर दैट इज स्टेरलाइजेशन. क्यों? आपको इन्फेक्शन ना हो उसके लिए. और अनस्टेरलाइज मतलब इन्फेक्शन वाला. तो अनस्टेरलाइज फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल, और स्टेरलाइज फॉर्मल. ओके,
तो a central bank purchases or sells foreign exchange currency in order to maintain and desired level of exchange rate. For this purpose, the central bank requires to maintain enough reserve of foreign exchange. Foreign exchange transaction of a central bank, that is RBI, through purchase and sale of foreign currency, dollars या euros, leads to the increase or decrease in the supply of domestic currency. Accordingly, it may increase or decrease the level of inflation. महंगाई कर दी अपने यहाँ पे. When the central bank RBI attempts to insulate or neutralize the effect of foreign exchange market intervention through use of monetary policy instrument, it is called sterilized intervention. Purchase of foreign currency in order to prevent the appreciation of domestic currency results in an increase in domestic currency. This can be neutralized by sale of government securities through open market operations, which reduces the money circulation. Central bank can also make use of CRR यानी कि cash reserve ratios, okay, and when an increase in CRR reduces the ability of commercial bank to create credit, thus reducing money supply. रिजर्व में डाल दो, पैसा रहेगा ही नहीं, तो सर्कुलेशन कम हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा. डन. एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इंडिया बेसिकली डॉलर के साथ ही आप चलते हो. ओके, डॉलर वाला जो ब्रिटेन वुड्स का था गोल्ड स्टैंडर्ड और बाद में डॉलर स्टैंडर्ड, वही फॉलो हो रहा है. सिंस 1991, यस 91 आपको सबको पता है कि इकोनॉमिक्स आया, तो 91 एक ऐसा अफेयर है जो आएगा ही आएगा, पहला प्यार है इकोनॉमिक्स में जो आपको दुख दर्द देगा ही देगा, उसका नाम आना ही है. ओके, तो 91 से क्या क्या चेंज हुए हैं, तो ड्यूअल एक्सचेंज रेट, हम लोग गोल्ड भी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग डॉलर भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इंपोर्ट को कंट्रोल कर रहे थे आई शुड से. आजकल देखो तो बहुत कुछ, दिवाली के टाइम पे मैंने एक आई गेस लल्लन टॉप का या कहीं का न्यूज चैनल पे वीडियो देखा था यूट्यूब पे. दिल्ली में मार्केट्स का सर्वे हुआ था, बोलते हैं ये जो लड़ी लग रही है आजकल, राइस तोरण छोटे छोटे बल्ब वाला दिवाली में जो लगाते हैं, वो चाइना से आ रहा है. मेड इन इंडिया के बॉक्स भी जो है वो भी चाइना से आ रहे हैं. हम लोग सिर्फ उसको मिक्स कर भर रहे बॉक्स में और यहाँ पे बेच रहे मेड इन इंडिया के तौर पे या मेक इन इंडिया के तौर पे. शेमफुल, राइट? एज अ टीचर आई शुड अवेकन यू ऑल टू शो द फैक्ट. स्वीकार करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है. लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम, एज द नेम इंडिकेट्स लिबरलाइज्ड, फ्री है, आप इजीली मूव कर सकते हो एज पर द मार्केट कंडीशंस. ओके, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट है कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप लोग सीखे हुए, आई गेस टॉपिक नंबर 7 में हम लोग ने किया या 8 में, जरा पीछे चले जाना, मिल जाएगा. ओके, देन पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा है. बराबर, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है एंड लैटरल पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स है. मैनेज फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम, नाम से पता चल रहा है, मैनेज बोले तो अंधाधुन चल रहा है या प्लानिंग के साथ चल रहा है, प्लानिंग के साथ चल रहा है. बराबर, आरबीआई प्रॉपर पॉलिसीज बना रही, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बता रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज, ये सब कुछ फिक्स कर रही है और उसके ऊपर ये चल रहा है. ओके, अपार्ट फ्रॉम मार्केट कंडीशंस देयर आर ऑलरेडी फिक्स्ड वन, वो है मैनेज्ड. डन. द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट, आई डोंट थिंक ये आपको करने की उतनी ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, तो आई होप ये लास्ट लेसन जो इकोनॉमिक्स का आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से है आपको समझा है. अब पढ़ना प्रॉपर से एकदम ध्यान देकर, और एटलीस्ट अब कमेंट मारो क्या है कैसा है, समझ में आया नहीं आया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. टी वाई बी कॉम